तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी सारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों एक वीडियो है। इसमें हम देखने वाले हैं भाषा और आधुनिकता, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, हमने आपसे पहले ही बोल रखा है 3 चैप्टर्स के आपको गद्यांश पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। फिर से देख लीजिए, जो कि 2025 हो या 26 हो, कोई भी साल हो, उन्हीं चैप्टर्स में से गद्यांश आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से कौन से चैप्टर। राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता और ये अशोक के फूल। अच्छे से इन्हीं 3 चैप्टर्स को दोस्तों गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, आएंगे तो फोड़ कर आइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हमने 2 चैप्टर देख लिए हैं, राष्ट्र का स्वरूप भी देख लिया, अशोक का फूल देख लिया। अब देखेंगे भाषा और आधुनिकता। ठीक है, इससे दोस्तों गद्यांश एवरी ईयर देखे जाते हैं पेपर्स में। ठीक है, आइए तो ये आपके सामने है स्टूडेंट्स सारे महत्वपूर्ण गद्यांश। जूम आउट करते हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं पूरा सॉल्यूशन भी है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन है। और टोटल दोस्तों कितने गद्यांश है? 5 गद्यांश हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। आपको अच्छे से देखना है वीडियो को और हर एक क्वेश्चंस को दोस्तों हमारे साथ देखते चलिएगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट गद्यांश बताते चलेंगे आंसर के साथ। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर जरूर करिएगा। आपके जो भी मित्र यार है, साथी है, उनको इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें प्लीज़, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं, सबसे पहला है स्टूडेंट्स गद्यांश। ठीक है, हिंदी है, आप भी पढ़ ही लोगे। क्या है गद्यांश पहला हमारा इस चैप्टर में, जो कि 2023 में पूछा गया था स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली 2024 वाले भी बहुत सारे अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, 2023 क्यों बता रहे? क्योंकि देखो पिछले साल 2024 में जो गद्यांश आया था वो 2022 में पूछा गया था। ये पिछले साल भी 2023 से भी पहले भी आया था, तो रिपीटेड होते हैं ये सारे गद्यांश, इसलिए बता रहे हैं आपका कि विज्ञान की प्रगति के कारण ही नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब भी कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। ठीक है, समझिए, हिंदी है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि जो भी विज्ञान की जब भी प्रगति होती है, उसका जब भी विकास होता है तो उसी विकास के कारण अलग अलग चीज़ें हमारी बनती है, अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, जो हमारी वैज्ञानिक शाखा को और भी आगे लेके जाता है। इसी को ही दोस्तों एक नई संज्ञा दे दी जाती है स्टूडेंट्स। कोई भी नया चीज़ बना उसको नई संज्ञा दे दिया कि ये टेलीस्कोप हो गया, कोई दवा बन गई तो उसको नया नाम दे दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हर एक आविष्कार को नया संज्ञा दे दिया जाता है, नया नाम। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार का नामकरण के लिए नया शब्द बनाया, वही शब्द प्राय अन्य देशों से बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता रहेगा। तो उस तरह चीज़ों को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। सिंपल सी बात है, जो भी देश क्या करेगा, नया चीज़ बनाएगा विज्ञान की प्रगति में, वही देश उसका नाम देगा, और जो नाम वो देश देगा वह नाम सारे देशों में वही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर, यही बात इसमें बताई गई है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, जिस देश ने दोस्तों रेडियो बनाया और रेडियो का नाम दिया, ठीक है, कि हाँ ये जो मैंने बनाया उसका नाम रेडियो है, तो हर जगह उसको रेडियो बोला जाएगा, हर एक देश में। क्लियर, चलिए रेडियो किसने बनाया था? मार्कोनी ने। चलिए आइए देखते हैं इस रेडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो याद रहे इस चैप्टर के जो लेखक है वो प्रो जी सुंदर रेड्डी है, प्रो जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, इस पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, ये याद रखिएगा। क्लियर आप सभी को? ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए, दूसरा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ों को नामकरण के लिए नया शब्द देता है। भाई कौन सा देश आविष्कार जो चीज़ हुआ है उसको नाम देता है नया? भाई जिस देश में आविष्कार हुआ है, जिस देश में उसकी सृष्टि हुई है, इसी में से खोजिए, आप खुद मत बनाने लग जाइएगा।
समझने के बाद यहाँ पर सिर्फ साफ साफ लिखा है जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यही लिखना है आपको, सेम टू सेम, कुछ भी बाहर से मत लिख दीजिएगा, याद रहे। अब आते हैं एक अगला, इस गद्यांश से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है हमें सबसे पहले। ठीक है, रेखांकित अंश कौन कौन से है भाई, यहाँ, या, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, तो ये जितना है भाई इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। हमने भी समझाया, आप भी समझ गए होंगे, आपको खुद से लिख देना है। ठीक है, वैसे पढ़ लेते हैं, लिखना आपको खुद से ही है, समझ कर एक एक लाइन को जो हमने बताया। रेखांकित अंशों में लेखक क्या कहता है, विज्ञान की प्रगति के कारण चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, ये बता रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नया नाम दे दिया जाता है, बताया ना हमने। वही देश उस आविष्कार के लिए नया नाम देता है जहाँ पर उसका स्टूडेंट्स आविष्कार हुआ है, फिर वही नाम हर देशों में वही नाम चलता है और चलता रहेगा। ठीक है, यही बात इसमें लिखी थी, हमने समझाई भी और वही हमने लिखाया अपने शब्दों में। क्लियर, चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, नए चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है भाई। नया चीज़ों का आविष्कार होने का क्या कारण है भाई, यहाँ पर ही खोजिए जरा, तो क्या कहाँ पर लिखा है नए चीज़ों का आविष्कार के लिए क्या कारण है। हाँ, खोजिए जरा, तो आप भी ज़रा ट्राई करिए भाई। डायरेक्ट आंसर हम भी बता देंगे तो आप आंसर ही रटने चले जाओगे, खोजने की कला डेवलप करना ही पड़ेगा यहीं पर। ये देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है, आप कहाँ भटक रहे हो। विज्ञान की प्रगति के कारण ही नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, तो यहाँ लिखेंगे विज्ञान की प्रगति के कारण ही नए चीज़ों का आविष्कार हुआ भाई, यही कारण है विज्ञान की प्रगति। पांचवा क्वेश्चन है इससे और लास्ट, कि हर देश आविष्कृत चीज़ों का अपना अपना अलग नाम दे तो क्या होगा भाई। भाई हर एक देश में, जैसे कुछ चीज़ मान लो यहाँ पर हमने बनाया, जैसे भारत में कोरोना वायरस के लिए हमने क्या बना दिया स्टूडेंट्स, वैक्सीन बनाया। क्लियर, अब वैक्सीन जो हमने बनाया तो हम उसको नाम देंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर हर देश आविष्कृत चीज़ों का अपना अपना स्टूडेंट्स अलग अलग नाम दे, तो यानी कि हमने बनाया वैक्सीन, हमारे देश में अलग नाम है, दूसरा देश में वो अलग नाम है, तीसरा देश में अलग नाम है, तो क्या होगा भाई, ये पूछा है। ठीक है, आप ही बताओ क्या होगा। अगर कोई एक चीज़ है, वैक्सीन हमने बनाया, हर देश में अलग अलग नाम है, तो क्या परेशानी होगी, समझने में परेशानी होगी। जैसे आप यहाँ पर बोल रहे हो इसको कोविड-19 वैक्सीन, वहाँ पे बोला जाएगा कुछ और नाम से। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो जाओगे कि यार यहाँ पे तो ये नाम था, ये उलझन हो जाएगा ना पूरा। तो यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग अलग नाम दे कर रहेगा तो इससे चीज़ों को समझने में कठिनाई होगी। क्लियर, कंफ्यूज आ जाएंगे लोग। क्लियर, ओके। और ये है गद्यांश, स्क्रीनशॉट ले ले। ये है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये है उस रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आते हैं हम सेकेंड स्टूडेंट्स, जो कि 2020 में आया, 2022 में, फिर 2 साल बाद 24 में, इसलिए 2023 का भी करवा रहे हैं, क्योंकि क्या पता 2 साल बाद 2025 में वो आ जाए। तो यही तो है भाई हमारी रणनीति, देखते हैं। डेफिनेटली इन्हीं में से ही आएगा, चिंता मत रखिए आप सभी। इसको जरा पढ़ लेते हैं फटाफट, हिंदी है, आराम से समझते हुए पढ़िएगा, जिससे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कर सके हम। कहा जा रहा है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। क्लियर, मतलब कि जो भाषा है वह हमारी संस्कृति परंपरा का ही एक बहुत ही अटूट, मतलब कि उससे अलग ही नहीं है। जो संस्कृति है ना, उसी में ही भाषा है, संस्कृति के अंदर ही भाषा है। जो हमारी भाषा है वो संस्कृति का ही एक अंग है, उससे ना भाषा कभी अलग हुआ था ना कभी अलग होगा, वो उसी से ही जुड़ा हुआ है। ये देखो इस वर्ड का क्या ही मतलब आया, अटूट अंग है, मतलब कि ना भाषा कभी संस्कृति से अलग हुआ था ना कभी अलग होगा, वह उसी संस्कृति के एक भाग है।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसका। देखिए इस एक लाइन को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने, बस यही आपको सीखना है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है भाई। ठीक है, इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करके नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, समझना था हमें केवल यही लाइन, क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही हमसे पूछा है गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप देखो संदर्भ पूछा है, पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं, संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं आपको आता होगा, ऐसे लिखते हैं कि भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड गद्य में संकलित भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जिसके लेखक सुंदर रेड्डी जी हैं। इस तरीके से संदर्भ लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, भाषा किसका अटूट अंग है। भाई भाषा हमारा संस्कृति का अटूट अंग है। उसके बाद किसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। भाई संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आप टेंशन मत लीजिए, इसका आंसर सब इसी में ही दिया है। ठीक है, रटने मत चाहिएगा कि हाँ इसको रट लेते हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं कि किसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है, इसी में लिखा हुआ है। देखिए पर इसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। इसकी मतलब यही संस्कृति जो स्टार्टिंग था हमारा, संस्कृति की ही गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, वही हमने लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप दोस्तों इन 3 क्वेश्चन का, ये और ये गद्यांश का। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या था रेखांकित अंश? यही था कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। मतलब कि भाषा संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है स्टूडेंट्स। यह संस्कृति से कभी अलग ही नहीं हुआ था, ये संस्कृति का ही एक हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा भाई। ठीक है, हमने क्या लिखा है, हमने थोड़ा उस समय अलग ही सोचा था। हमने लिखा है यहाँ पर भाषा किसी भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तो पहली बात, क्योंकि इसका निर्माण समाज द्वारा किया गया और वह अभिव्यक्ति का एक इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग है भाषा संस्कृति का। और क्योंकि इसका निर्माण हमारा भाषा का निर्माण क्यों हुआ, समाज के द्वारा किया गया था। ये क्लियर, क्यों किया था, बातचीत करने के लिए भाई, अभिव्यक्ति अपनी बातचीत करने के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है हमारा, इसलिए इसका निर्माण समाज के द्वारा किया गया। हर समाज में अलग अलग भाषा है, कहीं हिंदी है, कहीं उर्दू है, कहीं पंजाबी है, कहीं आपकी मराठी है। तो ये सब समाज में निर्माण हुआ भाषा का, बातचीत करने के लिए जो समझ में आए वो भाषा बन जाती थी उनकी। ठीक है, चलिए ये भी हमारा सही है, आप इसको भी लिख सकते हो। आप जो समझ में आए आपको, हमने ये भी बताया, अलग से भी बताया आपको। आप लिखने का तरीका आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसको लिखिएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका, संस्कृति हलचलों किसके लिए पर्याप्त नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, संस्कृति हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, ये दोस्तों आपके लिए हमने छोड़ा है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ये गद्यांश है, इस वीडियो को जरा पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर खोजिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है, खोजिए। मिल गया आंसर? एक बार मिला लीजिए आपका आंसर और मेरा आंसर। देखिए संस्कृति, यहाँ से सांस्कृतिक हलचलें शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किसके लिए पर्याप्त नहीं है, भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये 2 क्वेश्चन भी। अब आइए हम देखते हैं आगे के गद्यांश। थर्ड स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका ये, जो कि 2024 में पूछा गया था एंड 22 में भी।
क्या है, के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। देखिए रमणीयता मतलब होता है सुंदरता भाई, ठीक है भाई। और इसने नित्य नूतनता मतलब कि नया नया चीज, नवीनता। और अन्योन्यश्रित मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित, यानी कि सुंदरता और नवीनता एक दूसरे पर आश्रित है। सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई चीज़ सुंदर नहीं है तो आपको नहीं पसंद आएगी। अगर ये राइटिंग ही बिल्कुल ख़राब होती तो आपको बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता भाई, ठीक है। वैसे अच्छी तो है नहीं, कोई नहीं। पढ़ते हैं, नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, ठीक है। जो नवीनता है वह कोई भी सृजक है उसकी मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। अगर कोई चीज़ नई नहीं है तो भाई, अगर कोई नई नहीं है तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? नहीं। आप जाओ कोई बुक लेने, आपको वो पुराना देगा, नया नहीं देगा, तो आप लोगे नहीं, स्वीकार ही नहीं करोगे। वही बात है। सड़ी वाली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता है, वैसे ही पुराने रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा समुचित जन चेतना को गति देने के प्राय असमर्थ ही रह जाती है। क्लियर बताना ये चाहता है स्टूडेंट्स लेखक कि पहले से जो इतनी सड़ी गली मान्यताएं हैं, पहले से जो परंपरा है, पुराने रीतियाँ हैं, इन सभी को बदलना जरूरी है। जी हाँ, थोड़ा नया नवीनता इसमें लाना जरूरी है, नहीं तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। पुरानी चीज़ें दोस्तों जन चेतना की गति देने के लिए असमर्थ है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बात कह रहा है। भाषा युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ये बात है। क्लियर। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला तो वही आप जानते हो, पाठ का नाम, लेखक का नाम या फिर संदर्भ आ सकता है। अगला है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, ठीक है। देखिए इसी में लिखा हुआ होगा यहाँ पर, नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, ठीक है। चलिए यही आपको लिख देना है। उसके बाद है अन्योन्यश्रित और परंपरागत शब्द का अर्थ लिखना है। बताया ना, अन्योन्यश्रित मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित मतलब कि अवलंबित भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और परंपरागत मतलब कि जो परंपरा हमारी चली आ रही है पुराने से, जो परंपरा हमारी है, चल रही है, उसे ही परंपरागत कहते हैं। परंपरा से चलते हुए परंपरागत इसका अर्थ हो गया, ठीक। जो परंपरा हमारी चल रही है, क्लियर, वो हो गया परंपरागत, परंपरा से चलते हुए, ठीक है। क्लियर। आगे देखें क्या क्वेश्चन है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है, ठीक है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं है, यही आपको अर्थ लिखना है। देखिए बहुत ही आसान सा अर्थ है। लेखक कहता है कि सुंदरता और नवीनता दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात जो वस्तु सुंदर होगी वही नवीन भी होगी, जो नवीन होगी वह सुंदर भी होगी, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद है पांचवा कि युग चेतना का सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए लिखा है युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन भाषा है स्टूडेंट, भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा यही लिख दिया हमने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका गद्यांश का स्क्रीनशॉट, और ये हो गया 2 क्वेश्चन यहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाए। 2 और बचे हुए स्टूडेंट्स, अच्छे से इन्हों भी देख लेते हैं। देख रहे हैं ये 2023 का है स्टूडेंट्स, क्लियर। 2025 के लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नए शब्द, नए मुहावरे और नए रीतियाँ से युक्त भाषा को व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरना नए पारिभाषिक शब्दों की नूतन शैली प्राणियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ तक समझते हैं। पहले कहा गया है कि नए शब्द
नए मुहावरे और नए रीतियों को अगर भाषा से युक्त कर दिया जाए, भाषा से युक्त कर दिया जाए, तभी स्टूडेंट्स भाषा में आधुनिकता आएगी, तभी भाषा हमारी इम्प्रूव होगी, प्रो मैक्स बनेगी, अल्ट्रा प्रो मैक्स, जब नए नए चीज़ें उसमें हम जोड़ेंगे। क्लियर। दूसरे शब्दों में बताया गया यही बात को कि आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप नए नए शब्द बस ला दे रहे हो, क्लियर, तो भाषा का विकास हो गया। भाषा का विकास ऐसे नहीं होगा, जबकि नए परिभाषिक शब्दों से न्यूतन शैली प्राणियों को व्यवहारिक रूप में हमें लाना होगा, तभी भाषा को आधुनिकता प्रदान होगी। क्या करना होगा? हमें नए परिभाषिक शब्दों को लाना होगा जिनका अच्छा मतलब निकले, नया मतलब निकले, नए शैली प्राणियों को हमें लाना होगा और उसको भाषा से युक्त कराना होगा अच्छे से, तभी भाषा को आधुनिकता प्रदान होगी। ठीक है, केवल शब्दों को लाकर गढ़ने से ही भाषा का विकास नहीं होगा। उसके बाद है व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। क्लियर। व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के भाषा से व्यवहार छलकता है। आप किसी बातचीत करो, कुछ मिनट बातचीत करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा है। क्लियर। मतलब कि व्यवहारिकता ही हमारी भाषा का प्राण तत्व है। आपकी भाषा में कैसा व्यवहार है, वो है भाषा का प्राण तत्व। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तक से लेकर साहित्य पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होने आवश्यक है। इसी तरह हम अपनी भाषा को जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप ही आधुनिकता आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? जब हम भाषा को अपने स्टूडेंट जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए यूज़ करेंगे तो भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। क्लियर। और उसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आप कर ही ले जाओगे। भाषा का प्राण तत्व तो क्या है, बताया ना, व्यवहारिकता। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश आपकी ये है आपका, इसी का वाक्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। क्या है? रेखांकित अंशों में लेखक कहना चाहता है कि भाषा को जब हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जाएगा, तो अब जाकर भाषा अपने आप ही आधुनिकता आ जाएगी इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना था। चलिए उसके बाद है भाषा में आधुनिकता कैसे आएगी, ये हमने लिखा, उसका सही आंसर ये स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में लिखना है। आप इसको याद कर लीजिएगा इस गद्यांश से। ठीक है, इसमें कई जगह बताया गया है ना आधुनिकता के बारे में, भाषा में आधुनिकता कैसे आएगी, आधुनिकता कैसे आएगी। क्लियर। तो वो हमने अच्छे से मिलाकर अच्छे आंसर इसका लिखा हुआ है इसी गद्यांश में से, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं है खोजकर स्टूडेंट्स। ये आंसर है, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है नए शब्द, नए मुहावरे, रीतियाँ के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता में प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, तभी भाषा में आधुनिकता आएगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है न्यूतन और कार्यकलाप शब्द का अर्थ लिखिए। न्यूतन मतलब नया होता है, कार्यकलाप मतलब गतिविधि, जो आप कर रहे हो, आपकी गतिविधियाँ, हो गया अर्थ। हाँ, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप सभी। ये आ गया आपका, हो गया स्टूडेंट्स गद्यांश। भाई थोड़ा बड़ा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए लास्ट गद्यांश देखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया अगर आप लास्ट तक बने हुए हो। आपके लिए जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिससे आप एग्जाम में अच्छा फोड़ के आओ। गद्यांश में बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीनों चैप्टर के। पांचवा है भाषा का सीधा संबंध प्रयोगों से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए, तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कठोर घात होगा। भाई सिंपल बात है, अगर नया नया शब्द आ गया, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो पीछे रह जाएगा। भाई उसका महत्व ही आपने ख़त्म कर दिया नया शब्द का, ये तो आपने कठोर घात कर दिया, को धोखा दे रहे हो। क्लियर। इसके लिए यूरोपियन देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं। ठीक है, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक, कथा, साहित्य आदि। ठीक है,
हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं जल्द से। पहला है, कर लेंगे आप सभी। पाठ का नाम क्या है? भाषा आधुनिकता। लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या स्टूडेंट्स सम्मति और असम्मति के आधार पर ही निर्भर करती है। क्या? किसी भी नए विधान की सफलता। क्लियर? तो यहाँ पर बताया है, तो किसी भी प्रकार के विधान या बदलाव की सफलता तभी होती है जब जनता की सहमति हो। ठीक है, अर्थात अंत में जनता की सहमति और असहमति के आधार पर ही ये निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, जनता द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने की चेतना का उत्तरदायित्व शिक्षित वर्ग और सरकार को होना चाहिए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? ये है इस रेखांकित अंश को व्याख्या। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, यूरोपीय देशों में नए शब्द प्रेषक के माध्यम कौन कौन से हैं? तो ये देखो लिखा हुआ है, यूरोपीय देशों में शब्द प्रेषक के कई माध्यम है, श्रव्य दृश्य विधान वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। सॉरी, ये आवाज़ भी देर से बोलने से ऐसा हो जाता है मेरा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसी में से कठोर आघात और प्रेषक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कठोर घात का अर्थ है घातक चोटें। ठीक है, और प्रेषक का अर्थ है कोई वस्तु कहीं से किसी को पास भेजना। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी वस्तु को किसी के पास भेजना कहीं से। क्लियर? यह है प्रेषक का अर्थ। उसके बाद है भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से। जनता के प्रयोग से है भाषा का सीधा संबंध। जनता प्रयोग करेगी तो भाषा है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। कठोर घात हो जाएगा भाषा पर, उसके उद्देश्य पर कठोर घात हो जाएगा। क्लियर? ये है पूरा गद्यांश जो आज हमने स्टूडेंट्स आपके सामने भाई डिस्कस किया। क्लियर? आई होप आपको ये सारे गद्यांश स्क्रीनशॉट किए होंगे आप सभी। ठीक है, स्कोर याद रखिएगा 90+ आउट ऑफ 100 आपको लेकर आना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए और भी कुछ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके कमेंट्स पर। अब बचा है स्टूडेंट्स पद्यांश, आपको हम बताएंगे पद्यांश भी। 4 चैप्टर हमने आपको बताए थे रणनीति में हिंदी के, उन्हीं 4 चैप्टर के आपको हम पद्यांश महत्वपूर्ण बताएंगे। टेंशन मत रखिएगा। ठीक है, बस उनका भी हमें क्वेश्चन आंसर तैयार करना है इस तरीके से, तो थोड़ा टाइम तो लगना है ना, तो कुछ दिन रुक जाइए, जल्दी हम पद्यांश पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, अब एग्जाम आएगा ही 1.5 महीने के अंदर में। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे वीडियोस आपसे जब भी आए तो मिस ना करें, आप सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाय।